जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस डीप डाइव में हमारा मिशन भारत की पर्वत श्रृंखलाओं का गहराई से विश्लेषण करना है, उनका फंक्शन क्या है। क्योंकि अगर इस 3D मैप को ध्यान से देखा जाए तो ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं लगते, मतलब ये एक विशालकाय सुपर सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। ये एक सुपर सिस्टम। हाँ, एक ऐसा इंजन जो भारत की जलवायु, यहाँ की नदियों और पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है। ये जो आपने सुपर सिस्टम या इंजन शब्द इस्तेमाल किया ना, हाँ। ये असल में बहुत सटीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम अक्सर भूगोल को बहुत हल्के में लेते हैं। देखिए, जब हम किसी पर्वत श्रेणी या माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो आम समझ क्या होती है? यही कि ये बस बहुत सारे पहाड़ों की एक कतार है। हाँ, पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर। बिल्कुल। लेकिन भूविज्ञान के नजरिए से पर्वत श्रेणी महज पत्थरों का ढेर नहीं है। तो फिर क्या है? ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव का एक स्लो मोशन क्रैश साइट, मतलब एक निरंतर श्रृंखला जो एक ही भूगर्भीय समय काल में एक ही तरह की जबरदस्त ताकतों के टकराने से पैदा होती है। और यही बात इस 3D मॉडल को इतना दिलचस्प बनाती है ना। इसमें साफ दिख रहा है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं कोई खामोश दर्शक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मैप में उत्तर की ओर नजर डालते हैं। वहां हमें सिर्फ एक हिमालय नहीं दिखता। हमारे नोट्स बताते हैं कि हिमालय के भी उत्तर में एक और विशाल संरचना मौजूद है। हाँ, जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय। और हैरानी की बात यह है कि भूगर्भीय इतिहास में ये महान हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है। मतलब ये पहले से वहां था। एकदम सही। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर छिप जाता है लोगों से। अच्छा। देखिए, जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही थी ना, तो मुख्य टकराव से बहुत पहले ही समुद्र के नीचे मौजूद तलछट और कुछ हिस्से आपस में टकराने लगे थे। तो मुख्य टक्कर से पहले की हलचल। हाँ, उसी का नतीजा ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। इसमें आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियां आती हैं। इसका निर्माण हिमालय के मुख्य हिस्से के उठने से बहुत पहले ही हो चुका था। और आपको पता है, इसी काराकोरम श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। बिल्कुल। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और तकनीकी रूप से ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके में आती है। वाओ। और ट्रांस हिमालय के इसी हिस्से में यानी लद्दाख श्रेणी के अंदर एक और चोटी का जिक्र इन नोट्स में है, जिसने सच में मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। आप माउंट राकापोशी की बात कर रही हैं? हाँ, माउंट राकापोशी। इसे विश्व की सबसे तीव्र ढाल या स्टीप स्लोप वाली चोटी बताया गया है। अब अगर हम इस ट्रांस हिमालय से थोड़ा दक्षिण की ओर आएं, तो हमें वो मुख्य ढांचा दिखाई देता है जिसे अक्सर विश्व की छत कहा जाता है, यानी मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला। हाँ, और इस 3D गाइड में ये बहुत स्पष्ट रूप से 3 अलग-अलग परतों में बटी हुई दिख रही है। एकदम स्पष्ट। सबसे उत्तरी परत, जो सबसे ऊंची है, उसे हिमाद्री या महान हिमालय कहा गया है। उसके नीचे हिमाचल या मध्य हिमालय है और सबसे बाहरी या जो दक्षिणी परत है वो शिवालिक है। तो इन 3 परतों को आप 3 अलग-अलग भूगर्भीय झटकों के रूप में देख सकते हैं। 3 अलग झटके। हाँ, महान हिमालय या हिमाद्री जो है वो सबसे पहले और सबसे ऊंचा उठा। अभी ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। बिल्कुल, ये हमेशा बर्फ के लिहाफ में लिपटा रहता है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जिसे नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, है ना? हाँ, सागर माथा, वो इसी का हिस्सा है। इसके अलावा 8586 मीटर ऊंचा कंचनजंगा और पूरी तरह से भारत में स्थित नंदा देवी चोटी जो 7816 मीटर ऊंची है, वो भी इसी महान हिमालय की देन है। और इसके बाद जो दूसरी परत है, इसके बाद जो दूसरी लहर उठी, वो मध्य हिमालय या हिमाचल है, जहां पीर पंजाल और धौलाधार जैसी श्रेणियां हैं। अच्छा, जहां हमारी कश्मीर और काठमांडू जैसे खूबसूरत घाटियां बसी हैं। एकदम सही। और सबसे आखिर में जो सबसे नई और कम ऊंची लहर उठी, वो शिवालिक है। शिवालिक, जैसे देहरादून। अब इस 3D मैप में हम उत्तर से थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ते हैं। चलिए। यहाँ हिमालय का ढांचा अचानक एक बहुत ही तीखा मोड़ लेता है। नोट्स में इसे अक्षसंघीय मोड़ या सिंटैक्सियल बेंड कहा गया है। हाँ, सिंटैक्सियल बेंड। ऐसा लगता है जैसे कोई तेज रफ्तार गाड़ी अचानक ब्रेक मारकर दक्षिण की तरफ मुड़ गई हो। भूविज्ञान की भाषा में ये सिंटैक्सियल बेंड असल में एक पिवट पॉइंट है।
पिवट पॉइंट। हाँ, देखिए, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो वह एक सीधी रेखा में नहीं टकराई। उसका जो पूर्वी सिरा था वो एक ठोस भूगर्भीय संरचना में फंस गया और वहां से पूरी प्लेट एक दरवाजे के कब्जे या हिंज की तरह घूम गई। अच्छा, जैसे दरवाजा घूमता है। बिल्कुल। इसी घुमाव के कारण पहाड़ अचानक दक्षिण की ओर मुड़ गए और इन्हीं मुड़े हुए पहाड़ों को हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक फैले हैं। सही कहा। और ये पूर्वांचल की पहाड़ियां, जिनमें पटकाई भूम, नागा, मणिपुर और मिजो या लुशाई पहाड़ियां शामिल हैं, ये उत्तर के हिमालय से बिल्कुल अलग दिखती हैं। बहुत अलग। मतलब यहाँ बर्फ नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे घने और जैव विविधता वाले जंगल हैं। हाँ, एकदम हरा भरा इलाका है ये। नोट्स में जिक्र है कि पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी सारामाती है, जो 3826 मीटर ऊंची है, और मिजोरम में फोंगबुई है, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। बिल्कुल। पूर्व के इन हरे भरे अपेक्षाकृत युवा पहाड़ों से निकलकर हम पश्चिम में चलते हैं, पृथ्वी के इतिहास के एक बहुत पुराने पन्ने की ओर। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। देखिए, अरावली का जिक्र आते ही हमें समय के पैमाने को पूरी तरह से बदलना पड़ता है। कैसे? पूर्वांचल और हिमालय युवा हैं, वे अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था और ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित या फोल्ड पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वलित पर्वत तब बनते हैं जब दो प्लेटें आपस में टकराकर जमीन को कागज की तरह मोड़ देते हैं, जैसे हिमालय बना है। हाँ, और करोड़ों साल पहले जब अरावली बना था ना, तो इसकी ऊंचाई शायद आज के हिमालय जितनी या उससे भी अधिक रही होगी। सच में? हिमालय से भी ऊंचा। बिल्कुल। लेकिन आज गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल तक जो 800 किलोमीटर लंबी श्रृंखला हम देखते हैं, वो सिर्फ एक अवशिष्ट या रेजिडुअल पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत? हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के गुरु शिखर में सिर्फ 1722 मीटर ऊंची है। अब अरावली के इस प्राचीन रक्षक से थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हमारा ध्यान मध्य भारत पर जाता है, विंध्य और सतपुड़ा की तरफ। ये क्षेत्र देश को भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिण में बांटता है। यहाँ हमें विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणियां मिलती हैं। तो अगर हम विंध्य पर्वतमाला की बात करें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट जल विभाजक, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, लगभग 752 मीटर। ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियों और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों को अलग करती है। समझ गई। लेकिन इसके ठीक दक्षिण में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला भूगर्भीय रूप से और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि इसे एक ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहा गया है। लेकिन नोट्स बताते हैं कि सतपुड़ा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ है, वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जमीन सिकड़ी नहीं बल्कि खिंचकर टूट गई? आपने बिल्कुल सही मैकेनिज्म पकड़ा है। अच्छा। हाँ, फोल्ड पहाड़ों में टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, लेकिन ब्लॉक पहाड़ों के मामले में जमीन के नीचे तनाव या टेंशन की ताकतें काम करती हैं। खिंचाव होता है। हाँ, जमीन विपरीत दिशाओं में खिंचती है, जिससे उसमें दरारें या फॉल्ट्स पड़ जाते हैं। बीच का हिस्सा अपनी जगह पर खड़ा रहता है और उसके आसपास के दोनों हिस्से नीचे धंस जाते हैं, तो वो बीच का उठा हुआ हिस्सा ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां सतपुड़ा के दोनों तरफ बह रही हैं, उन्होंने अपनी घाटियां पानी से काट के नहीं बनाई। बिल्कुल नहीं, बल्कि जमीन खुद नीचे धंस गई और नदियों को बहने के लिए एक बनी बनाई खाई मिल गई। एग्जैक्टली। और भूविज्ञान में इसी धसी हुई खाई को भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली। हाँ, ज्यादातर नदियां पहाड़ों को काटकर वी आकार की घाटी बनाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती इस विशाल यू आकार की भ्रंश घाटी में बहती हैं, जो टेक्टोनिक खिंचाव का सीधा परिणाम है। ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। बिल्कुल है। तो ताप्ती की इसी भ्रंश घाटी से शुरू होकर अब हम भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण की ओर एक लंबी रेखा खींचते हैं। पश्चिमी घाट की ओर। पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहा जाता है। 3D मैप में ये ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबी एक निरंतर दीवार की तरह दिखाई दे रही है। देखिए, इस शब्द निरंतर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इसकी असली ताकत है। निरंतरता? हाँ, पश्चिमी घाट एक अटूट दीवार है। जब अरब सागर से उठने वाली नमी से लदी मानसूनी हवाएं भारत की तरफ आती है ना, तो ये निरंतर दीवार उनका रास्ता रोक लेती है। हवाओं के पास ऊपर उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। तो फिर वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती हैं। बिल्कुल। और जैसे ही वे ऊपर उठती हैं, ठंडी हो जाती हैं
और अपनी सारी नमी पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश के रूप में गिरा देती हैं। इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अरे वाह! और इसी जबरदस्त बारिश का नतीजा है कि पश्चिमी घाट दुनिया के 8 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। हाँ, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और नोट्स के मुताबिक दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी, जो 2695 मीटर ऊंची है, वो यहीं केरल में स्थित है। सही कहा। वहीं महाराष्ट्र में इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस पश्चिमी दीवार की अटूट निरंतरता की तुलना पूर्वी तट से करते हैं, तो जो विरोधाभास है वो बहुत स्पष्ट होता है। पूर्वी घाट के साथ? हाँ, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर तो है, लेकिन वे असंतत हैं। मतलब बीच बीच में बुरी तरह से टूटे और कटे फटे हुए। हाँ। ऐसा क्यों है? पूर्वी घाट का ये टूटा हुआ स्वरूप असल में एक बहुत ही महाकाव्य जैसी लड़ाई का नतीजा है। लड़ाई किसके बीच? ये लड़ाई है पानी और पत्थर के बीच की। ओहो। देखिए, महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी प्राचीन नदियां जो दक्कन के पठार से निकलती हैं, उनका प्राकृतिक ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। इन नदियों ने लाखों सालों से पूर्वी घाट के पहाड़ों पर लगातार हमला किया है। अच्छा, पानी का हमला? हाँ, उनके भारी जल प्रवाह और अपर्दन की ताकत ने इस पूरी पर्वत श्रृंखला को काट काट कर बीच में से चौड़े रास्ते बना लिए हैं। तभी ये बीच में से टूटे हुए हैं। बिल्कुल। इसी भारी कटाव के कारण इनकी ऊंचाई भी काफी कम हो गई है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश का जिंदगड़ा शिखर है, जो महज 1690 मीटर ऊंचा है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब आमतौर पर हमें लगता है कि पहाड़ अजेय हैं, पत्थर सबसे मजबूत चीज है। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। लेकिन पूर्वी घाट को देखकर ये समझ आता है कि समय और पानी के आगे पत्थर को भी हार माननी पड़ती है। बिल्कुल माननी पड़ती। नदियों ने लाखों सालों की अपनी खामोश जिद से पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बना ही लिया। समय भूविज्ञान का सबसे बड़ा हथियार है। और अब हम उस स्थान पर चलते हैं जहां ये 2 अलग अलग इतिहास और स्वरूप वाले घाट, यानी कटे फटे पूर्वी घाट और निरंतर पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं। अच्छा, जंक्शन पॉइंट। हाँ, ये जंक्शन है नीलगिरी की पहाड़ियां। 3D मैप में ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला का एक त्रिकोणीय संगम दिखता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो 2637 मीटर ऊंची है। सही है। लेकिन इस संगम की सबसे दिलचस्प चीज यहाँ के पहाड़ नहीं है। तो क्या है? यहाँ के जंगल हैं। नोट्स में एक बहुत ही खास इकोसिस्टम का जिक्र है, शोला वन। शोला फॉरेस्ट्स। हाँ, ये क्या है और सिर्फ यहीं क्यों पाए जाते हैं? शोला वन असल में भूविज्ञान और जलवायु के टकराव का एक मास्टरपीस है। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के बीच में जो घाटियां या दरारें हैं, उनमें बहुत घने छोटे पत्तों वाले जंगल पनपते हैं, जिन्हें शोला कहते हैं। तो ये सिर्फ घाटियों में क्यों होते हैं, ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि होता यह है कि सर्दियों में इन घाटियों में पाला या फ्रॉस्ट जम जाता है, जिससे बड़े पेड़ ऊपर पनप नहीं पाते। अच्छा। इसलिए ये जंगल खुद को घाटियों की सुरक्षित परतों में सिकुड़ लेते हैं और ऊपर घास के मैदानों को छोड़ देते हैं। वाह! ये एक तरह से स्काई आइलैंड्स या आसमान के द्वीप हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसे ये जंगल सच में किसी और दुनिया के लगते हैं। बिल्कुल। इन सभी सूचनाओं का सामूहिक अर्थ क्या है? देखिए, अगर हम इस क्विक रिवीजन मैट्रिक्स के डेटा को एक साथ रखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि भारत की जो इतनी विशाल और विविध पहचान है, वो सीधे तौर पर इन पहाड़ों का ही उत्पाद है। सही कहा। सबसे पहले तो जल सुरक्षा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी, भारत को जीवन देने वाली हर नदी का जन्म स्थान ये पहाड़ ही हैं। बिल्कुल। दूसरा है आर्थिक इंजन। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है। हाँ, इनमें तो बहुत खजाना है। एकदम। ये धात्विक खनिजों के विशाल भंडार हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। और तीसरा है पारिस्थितिकी और जलवायु। काराकोरम की बर्फीली ठंडी चोटियों से लेकर पश्चिमी घाट के वर्षा वनों तक, हर पर्वत श्रृंखला का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक विशिष्ट कार्य। हाँ, जो एक साथ मिलकर भारत के जलवायु संतुलन को बनाए रखता है। ये सचमुच एक सुपर सिस्टम है, जहां हर पुर्जा अपना काम पूरी सटीकता से कर रहा है। बिल्कुल। आज की इस डीप डाइव ने सच कहूं तो भूगोल को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो श्रोताओं, इस रोमांचक और वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगले डीप डाइव में।